हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पार्थिनोकार्पिक कुकुम्बर की प्रोडक्शन हाईटेक एग्रीकल्चर में यानी कि पॉली हाउस के अंदर कैसे की जा सकती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पार्थिनोकार्पिक यानी कि ऐसे फ्रूट्स जो सीडलेस रहते हैं उनकी खेती हम प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स के अंदर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कुकुम्बर यानी कि हाईटेक में कितने तरह की वैरायटीज़ को हम ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि मोनोशियस तरह की वैरायटीज़ रहती हैं जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर्स दोनों पाए जाते हैं, और इस तरह की वैरायटीज़ को भी हम इफ़ेक्टिवली जो है वो प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स के अंदर ग्रो कर सकते हैं। बट अगर हम मोनोशियस टाइप की वैरायटीज़ जिसमें मेल और फीमेल पाए जाते हैं तो उन्हें हमें पॉलिनेट करने के लिए पॉलिनेटर्स की रिक्वायरमेंट रहती है, यानी कि एक सोर्स जो कि पॉलिनेशन करे, जैसे कि बम्बल बीज या फिर हनी बीज। देन दूसरी तरह के जो फ्लावरिंग हैबिट में कुकुम्बर की वैरायटीज़ पाई जाती हैं वो है गायनोशियस तरह का कुकुम्बर। गायनोशियस का मतलब क्या है कि ऐसे कुकुम्बर जिसमें केवल फीमेल फ्लावर्स पाए जाते हैं और फीमेल फ्लावर्स ही आगे जाकर फ्रूट की प्रोडक्शन करते हैं। देन प्रीडोमिनेंटली गायनोशियस, प्रीडोमिनेंटली यानी कि वो डोमिनेट तो हैं गायनोशियस लाइन की तरफ, यानी कि मेल फ्लावर्स फीमेल फ्लावर्स तो हैं बट प्रीडोमिनेंटली हैं, यानी कि कुछ उसमें मेल फ्लावर्स आने की भी संभावना रहती है। तो इस तरह की वैरायटीज़ जो कि गायनोशियस और प्रीडोमिनेंटली गायनोशियस लाइंस रहती हैं या वैरायटीज़ रहती हैं, उन वैरायटीज़ को हम इफ़ेक्टिवली पॉली हाउस के अंदर ग्रो कर सकते हैं। तो मोनोशियस तरह की वैरायटीज़ जो कि इंडिया में ग्रो की जाती है ग्रीन हाउस यानी कि प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर, वो हैं जापानीज़ लॉन्ग ग्रीन, पूसा संयोग, प्रिया एंड पॉइंटसेट। पॉइंटसेट जो है मल्टीपल डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी है, यानी कि इस वैरायटी में काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पाया जाता है, जो कि पर्टिकुलरली आपकी कुकुम्बर में देखने को पाए जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप कुकुम्बर ग्रोअर्स हैं या फिर कुकुम्बर को प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर ग्रो करना चाहते हैं तो आप कैसे मेल और फीमेल फ्लावर्स की पहचान करेंगे। तो फीमेल फ्लावर आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फ्रूटिंग जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे कि हम ओवरी कहते हैं, यानी कि इस ओवरी से ही फ्रूट्स की डेवलपमेंट होती है, जबकि ये आपका मेल फ्लावर है। मेल फ्लावर में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा फ्रूटिंग स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है। तो ये एक मोनोशियस टाइप का फ्लावर है जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर दोनों पाए जाते हैं। देन बम्बल बी या फिर जो आपकी बीज रहती हैं वो पॉलिनेटर का काम करती हैं अगर सेपरेट मेल और फीमेल फ्लावर पाए जाते हैं। देन यहाँ पे आप अगर पॉलिनेटर्स यानी कि इस तरह के पॉलिनेटर्स को यूज़ कर रहे हैं तब आप पॉलिनेशन की तरफ भी जा सकते हैं। मान लीजिए आपका पॉली हाउस है अबाउट 240-250 स्क्वायर मीटर का, उसमें आपने मोनोशियस लाइंस को लगाया है, यानी कि मोनोशियस तरह के खीरे को लगाया है, तो उसमें आप बीज की एक्टिविटी करा सकते हैं फॉर द पॉलिनेशन पर्पज़। बट अगर आप पॉलिनेशन खुद करना चाह रहे हैं, मतलब कि कुकुम्बर को यानी ग्रीन हाउस में आपको पॉलिनेशन करानी है, तो यू हैव टू गो फॉर द अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि आपको सुबह सुबह ही पॉलिनेशन करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि पॉलिनेशन करने के बाद किस तरह से फ्रूट सेटिंग हुई है कुकुम्बर में अंडर द पॉली हाउस स्ट्रक्चर। देन ये आपके कुछ कुकुम्बर्स हैं जो कि प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स के अंदर देखे गए हैं और इनकी जो यील्ड है वो भी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। अगर आप एक ही नोड पे एक ही फ्लावर को रिटेन कर रहे हैं, एक ही फ्रूट को रिटेन कर रहे हैं सिंगल नोड पे, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो यील्ड रहेगी और फ्रूट का शेप, साइज़, डायमीटर और क्वालिटी वो बेहतर होगी एज़ कम्पेयर टू अगर आप 2 या 3 फ्रूट्स एक ही नोड पे रिटेन करके रख रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ क्लासिफिकेशन है कि कुकुम्बर की कितने तरह की क्लासिफिकेशन है कि वो किस किस टाइप के कुकुम्बर की हमें रिक्वायरमेंट रहती है और कैसे कैसे कुकुम्बर जो हैं यहाँ पर पाए जाते हैं मेनली हमारे जो वर्ल्ड वाइड आप कह सकते हैं या फिर स्पेसिफिकली इंडियन कंडीशंस में। तो फील्ड कुकुम्बर्स यानी कि ऐसे कुकुम्बर जहाँ पर ब्लैक और वाइट कलर की स्पाइंस पाई जाती हैं, छोटे छोटे जो आपको कांटे देखने को मिलते हैं वो फील्ड कुकुम्बर्स रहते हैं।
दूसरे तरह के कुकुम्बर्स आपके ग्रीन हाउस कल्टीवार्स रहते हैं, जिन्हें कि हम इंग्लिश कुकुम्बर्स भी कहते हैं। इनमें किसी भी प्रकार की ये स्पाइंस नहीं पाई जाती। देन सिक्किम कल्टीवार्स जो कि कुछ ऑरेंज कलर के पाए जाते हैं, और ये बीटा कैरोटीन रिच कंटेंट रहता है इनमें, यानी कि जो एंटीऑक्सीडेंट है वो बीटा कैरोटीन पाया जाता है रेडिश ऑरेंज के फ्रूट्स में। देन स्मॉल फ्रूटेड कल्टीवार्स को जनरली हम पिकलिंग पर्पस के लिए, यानी कि पिकल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। देन these are the pickling type of cucumbers used specifically for making the pickles. Then West Indian घरकिन जैसे कि जो एक प्रकार का कुकुम्बर है, जैसे कि कुकुमिस एंगुरिया के नाम से जाना जाता है। अगर ये स्पीशीज़ जो है अफ्रीकन स्पीशीज़ पाई जाती हैं, तो उन अफ्रीकन स्पीशीज़ में कुछ छोटे छोटे इस तरह के पिकल्स पाए जाते हैं। प्रिकलिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये कांटे टाइप के रहते हैं, और दिस टाइप ऑफ जो कुकुम्बर हैं ये बहुत ही कम हाइट के, यानी कि लगभग 3 to 4 और 5 to 6 सेंटीमीटर के, 5 to 6 सेंटीमीटर में इज़ ऑल्सो मोर, जबकि ये 3 to 4 सेंटीमीटर हाइट के रहते हैं, तभी इन्हें हार्वेस्ट करके यूटिलाइज किया जाता है। देन पार्थिनोकार्पी कुकुम्बर का मतलब है कि ऐसे कुकुम्बर की वाइन जिसमें केवल और केवल फीमेल फ्लावर्स हैं। फीमेल फ्लावर्स का मतलब मैंने आपको बताया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको फ्रूट्स देखने को मिल रहे हैं, ओवरी देखने को मिल रही हैं, यानी कि इस तरह के कुकुम्बर्स में पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं रहती है। पॉली हाउस में अगर हम पार्थिनोकार्पिक वेराइटीज़ को लगा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि इसका जो सीड रेट है, क्योंकि पार्थिनोकार्पिक कुकुम्बर को अगर हम तैयार कर रहे हैं, सीड बना रहे हैं उसका, और इस तरह के कुकुम्बर्स की जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो ज़्यादा रहेगी, बट यील्ड और जो इसका रेट है वो भी सक्सेसिवली ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी हाईटेक तरह का कुकुम्बर रहता है। अगर हम पॉलिनेशन कर रहे हैं तो हमें सीड सेटिंग मिलेगी इस तरह के कुकुम्बर से, बट जो पॉलिनेशन है, अगर पॉलिनेशन का सोर्स आउट ऑफ द वे है, यानी कि बाहर से कोई पॉलिनेटर जो है इसको पॉलिनेट कर रहा है, या फिर कोई अदर फॉरेन पॉलन का सोर्स है जिसमें बिटर प्रिंसिपल है कुकुरबिटेसिन जिसे हम कहते हैं, तो इस तरह के कुकुम्बर में संभावना रहेगी कि आपका बिटरनेस ज़्यादा देखने को पाई जाती है। आपने देखा होगा कुछ कुकुम्बर जो हम बाहर कल्टीवेट करते हैं उनमें एक प्रकार का कंपाउंड पाया जाता है जो हमें एक कड़वापन देता है। तो इस तरह के कुकुम्बर्स की जो मेनली हैबिट है कि वो क्यों कड़वे होते हैं, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि उनमें कोई और बीज, कोई और पॉलिनेटर्स जो हैं वो पॉलिनेट कर रहे हैं, या कहीं और का पॉलन जो है वो पॉलिनेट होके उसको पॉलिनेट कर पा रहा है कुकुम्बर को। तो इसकी वजह से इस तरह के कुकुम्बर्स जो हैं वो आपके कड़वे रहते हैं। देन दिस इज़ द फीमेल फ्लावर ऑफ कुकुम्बर जो फाइनली फ्रूट सेटिंग में हेल्प करेगा। देन कुछ पार्थिनोकार्पिक वेराइटीज़ हैं जो इंडिया में लगाई जाती हैं, पर्टिकुलरली ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर्स के अंदर, जैसे कि सतीश, अलामेर, नन 9729, नन 3019, कियान और मानसोर। तो ये वेराइटीज़ हैं जो कि पार्थिनोकार्पिक वेराइटीज़ हैं, और इंडिया में काफ़ी लग्जूरियसली इनकी जो प्रोडक्शन है और प्रोडक्टिविटी देखने को पाई जाती है। कुछ अनदर इम्पॉर्टेंट वैरायटी है जो कि यूरोप और इज़राइल की हैं, जैसे कि हसान और सरीक, मुहासन और दिनार एंड मुस्तांग एंड ब्रोंको। ये कुछ वैरायटीज़ हैं जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ की हैं, और ये स्पेसिफिकली पार्थिनोकार्पिक वैरायटीज़ हैं। देन मरिंडा F1 हाइब्रिड की अगर हम बात करें तो ये एक अर्ली मैच्योरिंग पार्थिनोकार्पिक कुकुम्बर है, और काफ़ी अच्छा हाइब्रिड है कुकुम्बर का, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के इंसेक्ट पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है पॉलिनेशन के लिए। देन दूसरा जो हाइब्रिड है दैट इज़ माशा F1। माशा F1 एक पिकलिंग टाइप का पर्पस से हम इस कुकुम्बर को लगाते हैं, और ये भी एक हाइब्रिड वैरायटी है। इसमें एक ही नोड पे आपको लगभग 6 से 7 फ्रूट्स देखने को मिलेंगे। जब एक ही नोड पे इतने ज़्यादा फ्रूट्स रहेंगे तो ऑटोमेटिकली उन फ्रूट्स की हाइट यानी कि लेंथ कम होगी, डायामीटर कम होगा, और उन्हें और भी जो एसिमिलेट्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान बनते हैं वो भी कम पाए जाएंगे, यानी कि सोर्स टू सिंक रेशो कम रहेगी। देन मैरिंगुआ F1 हाइब्रिड, ये भी एक प्रकार का पार्थिनोकार्पिक कुकुम्बर है।
इसमें जो यील्ड रहती है वो भी काफ़ी ज़्यादा आएगी और अर्ली यील्ड देखने को मिलेगी। एक्सेप्शनली इस फ्रूट की मैरिंगो F1 हाइब्रिड की एक यूनिफॉर्मिटी है कि ये अट्रैक्टिव होते हैं काफ़ी ज़्यादा कलर में, और रेगुलर आप देख सकते हैं यहाँ पे रेगुलर सिलेंड्रिकल शेप है इन फ्रूट्स की, एक प्रॉपर साइज़ है और एक्सीलेंट टेस्ट पाया जाता है अगर हम क्वालिटी की बात करें। सो यहाँ पे आप पार्थिनोकार्पिक कुकुम्बर को देख सकते हैं, लगभग एक ही नोड पे 2 या 3 फ्रूट देखने को पाए जाते हैं। देन सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि अगर आप प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर कुकुम्बर को लगा रहे हैं तो कौन कौन से मेजर इश्यूज हैं जो उसमें आ सकते हैं। सबसे पहले ग्रीन हाउस का टेम्परेचर। तो ग्रीन हाउस के टेम्परेचर में एयर टेम्परेचर और जो सॉइल टेम्परेचर है वो दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक पार्थिनोकार्पिक कुकुम्बर की सक्सेसफुल प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि टेम्परेचर का इंपॉर्टेंट रोल है जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन से लेके सीडलिंग स्टैंड के बनने से लेके उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ, जिसे कि हम जैसे कि पत्तों का आना, फूल का खिलना, फ्लावरिंग होना और अदर क्वालिटी जो फ्रूट की ग्रोथ हैबिट है, फ्रूट क्वालिटी है, वो सारे के सारे टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट रहता है कि जो ग्रीन हाउस के अंदर का टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेल्सियस से कम ना हो और 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ना हो, जिस के बीच में हम अच्छी प्रोडक्शन ले सकते हैं। नाइट टेम्परेचर रहता है और डे टेम्परेचर रहता है। तो नाइट और डे टेम्परेचर के दौरान जब फ्रूटिंग बनती है तो लगभग 19 डिग्री से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस नाइट टेम्परेचर होना चाहिए, और डेली डे का टेम्परेचर अगर बात करें तो लगभग 22 से 24 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। सो ये ऑप्टिमम रेंज है ओवरऑल ग्रोथ प्रोडक्शन के लिए 18 से 35, और ये सिर्फ फ्रूटिंग के लिए ही है, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए। तो ऑन एन एवरेज अगर ग्रोथ रेट की बात करें तो 24 आवर्स का जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर है, या फिर डे और नाइट का जो एयर टेम्परेचर है, वो दोनों ही इफ़ेक्ट करते हैं एक टॉल प्लांट्स की फॉर्मेशन के लिए, यानी कि लीफ की जो साइज़ है और इवन जो लीफ का स्ट्रक्चर है और लीफ का वेजिटेटिव ग्रोथ है, तो वो सारे के सारे डिपेंडेंट रहते हैं ग्रीन हाउस के टेम्परेचर के ऊपर। तो आप एक बार नज़र देख सकते हैं कि किस तरह से ग्रीन हाउस का टेम्परेचर जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा है ग्रोथ और डेवलपमेंट को। तो आपने यहाँ देखा कि किस तरह से ग्रीन हाउस का जो टेम्परेचर है वो ग्रोथ को इफ़ेक्ट कर रहा है। देन लाइट, दूसरा एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है ग्रीन हाउस के अंदर का वो है लाइट। लाइट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कुकुम्बर की प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि ऑप्टिमम अमाउंट क्या फोटोसिंथेसिस हो रही है, उसमें कितने फोटोसिंथेट्स की प्रोडक्शन हो रही है और कंसिक्वेंटली कितनी यील्ड बन रही है, वो सारा का सारा डिपेंडेंट है लाइट के ऊपर। अगर जनरली बात की जाए कि कुकुम्बर में कितनी लाइट की कंडीशंस रहनी चाहिए, कितना लाइट होना चाहिए पर स्क्वायर मीटर के अकॉर्डिंगली, तो लगभग 250 से 1000 वाट। इट मीन्स कि लगभग 20,000 लक्स से लेके 25,000 लक्स तक लाइट, ऑप्टिमम लाइट जो है ग्रीन हाउस के अंदर होना अनिवार्य है, तभी आप एक अच्छी फ्रूटिंग प्लांट से ले सकते हैं। अगर कुकुम्बर के पॉली हाउस में जहाँ पे आपने लगाया है कुकुम्बर को, वहाँ पे शेडी कंडीशंस हैं या शेड है, तो उस तरह के कुकुम्बर के प्लांट की जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगी। सो इसीलिए विंटर के मंथ्स में और रेनी सीज़न जब रहता है तो ग्रीन हाउस के ग्रोअर्स जो हैं, जो कि कुकुम्बर को एक कमर्शियल लेवल पे ग्रो करते हैं, उन ग्रोअर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है कि वो आर्टिफिशियली लाइटनिंग करें अपने कुकुम्बर के प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में, जिससे कि आप एक अच्छी यील्ड और क्वालिटी को ले सकते हैं। यानी कि कुकुम्बर एक थर्मोफिलिक क्रॉप है। थर्मोफिलिक का मतलब है कि वो टेम्परेचर और लाइट के अकॉर्डिंगली चलती है ये क्रॉप। तो इस क्रॉप की जो लॉन्गर ड्यूरेशन है वो डिपेंड करेगी पूरी की पूरी लाइट और टेम्परेचर पे। अगला इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, यानी कि लगभग 65 से 85% रहनी चाहिए। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो ट्रांसपायरेशन कम होगा प्लांट से, और जिसकी वजह से जो कूलिंग इफ़ेक्ट है वो नहीं होगा, और अगर ये सब नहीं होगा तो प्लांट्स में डिजीज़ आने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। और
अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो ट्रांसपिरेशन कम होगी, ट्रांसपिरेशन कम होगी इट मीन्स कि ट्रांसलोकेशन का जो प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसलोकेट हो रहा है फ्लोएम टिश्यूज से, वो भी इनएडिक्वेट रहेगा, यानी कि कैल्शियम जो है वो माइग्रेट नहीं करेगा, क्योंकि वाटर की ट्रांसपिरेशन नहीं हो रही है। तो साइड बाय साइड इंसेक्ट पेस्ट और डिजीजेस के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा पाउडरी मिल्ड्यू देन माइट्स। तो इसीलिए हमें जो है इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स को एनहांस करना पड़ता है, यानी कि इरिगेशन को ज़्यादा करना पड़ता है अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है। बट अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा है तो हमें इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा, टैकल करना पड़ेगा बाय यूजिंग सम डिवाइसेस या फिर फॉगर्स, मिस्टर्स भी हम इंश्योर कर सकते हैं कुकुम्बर टाइप के पॉली हाउसेज में। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है कार्बन डाइऑक्साइड एनरिचमेंट। तो कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे आप ग्रीन हाउस के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे सो दैट कि जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है रहे। तो नॉर्मली अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन की बात करें जो कि एटमॉस्फेयर में पाई जाती है वो लगभग 300 ppm पाई जाती है, बट नाउ द डाटा इज़ अकॉर्डिंगली 330 ppm पार्ट्स पर मिलियन। बट कंसंट्रेशन की अगर बात करें कि ग्रीन हाउस पे अगर हम अपनी कुकुम्बर की क्रॉप को लगा रहे हैं, एक हेल्दी खीरे को लगा रहे हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन लगभग 1000 से लेके 1500 ppm तक होना ज़रूरी है। अगर इतनी कंसंट्रेशन को हम मेंटेन कर पा रहे हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप लगभग 20 से 40% यील्ड को इंक्रीज़ कर सकते हैं by using the carbon dioxide enrichment. Then another important प्रोडक्शन का फैक्टर रहता है हाइड्रोपोनिक प्रोडक्शन। हाइड्रोपोनिक प्रोडक्शन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें कि हम सॉइललेस कंडीशंस में, यानी कि जहाँ पर ग्रोइंग मीडिया इज़ सॉलिड एग्रीगेट अदर देन सॉइल, तो वहाँ पर हम पानी में किस तरह से कुकुम्बर की कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो उसे हम हाइड्रोपोनिक प्रोडक्शन कहेंगे कुकुम्बर की। तो क्लोज्ड सिस्टम में हम हाइड्रोपोनिक कल्चर में प्लांट्स को ट्यूब्स या ट्रेस में लगाते हैं जहाँ पर अलग तरह का ग्रोइंग मीडिया रहता है, जैसे कि सॉइल नहीं रहेगी। तो न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक एक ऐसी ही टेक्निक है, या फिर बैग कल्चरिंग, जिसमें कि हम अलग तरह के मीडिया जैसे कि रॉक वूल, क्यूबिक फुट बैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मार्केट में आपको इजीली और फिजिबली अरेंज हो जाते हैं। तो ये एक लो डेंसिटी के स्ट्रक्चर्स रहते हैं। तो इन स्ट्रक्चर्स की मदद से या इन स्पेसिफिक मीडियाज़ की मदद से जो कि स्टरलाइज रहते हैं, यानी कि बिल्कुल फ्री रहते हैं इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज़ से, तो उनको आप रीयूज़ कर सकते हैं और क्रॉप को लगभग 3 बार एक साल में रेस कर सकते हैं। देन डिपेंड करता है कि आप कौन से कल्टीवार्स को यानी कि किस तरह से कल्टीवार की सिलेक्शन कर रहे हैं जो आप ग्रीन हाउस के अंदर लगा रहे हैं। सबसे पहले मैंने वैरायटीज़ की बात की कि मोनोशियस, देन प्रीडोमिनेंटली गायनोशियस एंड गायनोशियस, कौन सी वैरायटीज़ को आप ग्रीन हाउस में लगा रहे हैं। दूसरा, आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी की बात करें तो कितनी है उन बेस्ट कल्टीवार्स की। देन ग्रोथ हैबिट, प्लांट का विगर, फ्रूट की क्वालिटी क्या है, उसकी शेल्फ लाइफ और डिजीजेस से रेजिस्टेंस है उस वैरायटी में कि नहीं है, तभी आप उसी वैरायटी को ग्रो करवाएंगे। देन अगर आपको एक हेल्दी नर्सरी लेनी है, यानी कि डिजीज़ फ्री कुकुम्बर की कल्टीवेशन करनी है, ओनली एंड ओनली बाय यूजिंग द नर्सरी रेजिंग इन अंडर द हाईटेक कंडीशंस। तो हाईटेक कंडीशंस में आप क्या यूज़ करेंगे, कोकोपीट, वर्मिकुलाइट और परलाइट। अगर वॉल्यूम बेसिस पे बात करें तो लगभग 3:1 की रेशो में आप ग्रीन हाउस कल्टिवेशन के लिए इसे लगाएंगे, और लगभग 600 ग्राम सीड 1 हेक्टेयर एरिया के लिए, जो कि हाइब्रिड सीड रहता है कुकुम्बर का, वो इनफ होता है नर्सरी को रेज करने के लिए। तो इस तरह से पॉली ट्यूब्स में आप सॉइल मिक्सचर भी ले सकते हैं, या फिर सैंड, सॉइल, FYM या फिर वर्मीन कंपोस्ट ले सकते हैं, और इस तरह के मिक्सचर्स को आप मिक्स करके उसको पॉली ट्यूब्स में फिल कर सकते हैं। जब आप पॉली ट्यूब्स में फिल करोगे तो आपको इस तरह के मीडिया से
लगभग 28 से 30 दिनों के अंदर विंटर में आपको अपनी नर्सरी तैयार हो जाएगी और लगभग 15 से 20 दिन में समर मंथ्स में आप एक नर्सरी को रेज कर सकते हैं। तो इसी तरह से सॉइललेस मीडिया भी आपके काफ़ी प्रोलिफरेट हो रहे हैं सीडलिंग्स को रेज करने के लिए, जहाँ पे आप एक हेल्दी सीड बॉल के साथ, अर्थ की बॉल के साथ आप एक प्लग के साथ अपने प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। और ट्रांसप्लांटिंग का जो एक फैक्टर है वो है कि जब आपके कुकुम्बर के ट्रांसप्लांट्स करने हैं तो आपको लगभग पहले दो लीफ, जिन्हें हम कॉटिलिडनरी लीफ कहते हैं, वो लीफ आना इम्पॉर्टेंट है, तभी आप कुकुम्बर को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर। ये जो आप ये देख रहे हैं, ये 2 फर्स्ट ट्रू लीव्स हैं कुकुम्बर की, जिन्हें हम सॉइललेस मीडिया में ग्रो कर सकते हैं। देन अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है प्लांट ज्योमेट्री, यानी कि आप किस तरह से स्ट्रक्चर्स के अंदर रेज करोगे, बेड को रेज करके कैसे और कितने प्लांटिंग डिस्टेंस पे प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर ग्रीन हाउस में, या फिर आप कह सकते हैं कुकुम्बर को ग्रो करेंगे। तो लगभग 70 से लेके 30 सेंटीमीटर का प्लांटिंग डिस्टेंस होना इम्पॉर्टेंट है। दूसरा डिपेंड करता है कि आपका जो पॉली हाउस है उसका डिज़ाइन साइज़ क्या है और किस तरह के ट्रेनिंग सिस्टम्स आप उस पर इम्प्लाई कर सकते हैं। जैसे कि एक रहता है आपका अम्ब्रेला तरह का सिस्टम, जैसे मैं आपको आगे भी बताऊंगी, और अपराइट सिस्टम, या फिर सिंगल स्टेम ट्रेनिंग सिस्टम, जिसमें आप फीमेल फ्लावर्स को रिमूव कर दोगे और पिंच ऑफ कर दोगे लगभग 5th पोजीशन तक। अब फीमेल फ्लावर को रिमूव करने का मतलब है कि उसमें उस ऐसी लाइन, ऐसी वैरायटी जो कि कम्प्लीटली फीमेल लाइन है, जिसमें फ्रूट्स ही फ्रूट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे फ्रूट्स को आप पहली 5वीं पोजीशन तक, जहाँ पर 5 नोड आपको देखने को मिल रहे हैं, वहाँ से आप पिंच ऑफ कर देंगे उन फ्रूट्स को। देन आपको जो फ्रूट लोड मिलेगा, फ्रूट्स आगे सक्सेसिवली जो अनदर नोड्स में मिलेंगे वो अच्छे फ्रूट्स होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुकुम्बर के क्रॉप अंडर द प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर। तो ये ट्रेनिंग सिस्टम है, जैसे कि मैंने बताया सिंगल स्टेम ट्रेनिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 और लगभग 5 नोड तक आपने फ्रूट्स को रिमूव कर दिया है, 5 से 6 नोड्स तक। उसी के बाद ही आप फीमेल फ्लावर्स को जो है उस कुकुम्बर की जो मेन ब्रांच है उस पर टिकने देंगे। देन दिस इज द सेकेंड टू मेन स्टेम ट्रेनिंग सिस्टम, यानी कि 2 स्टेम ट्रेनिंग सिस्टम। और इस तरह के सिस्टम को आप कहेंगे वी कॉर्डन टाइप का सिस्टम या फिर अम्ब्रेला सिस्टम। Then this is the sticking of Parthenocarpic cucumber at a distance of 70 by 30 centimeter. Then important factor है फर्टिगेशन। फर्टिगेशन का मतलब है जब आप फर्टिलाइजर्स को पानी के साथ अप्लाई कर रहे हैं और उस पानी के साथ जो कि इरिगेशन का सोर्स है, तो उसे हम फर्टिगेशन करते हैं। फर्टिगेशन जनरली हम ड्रिप सिस्टम ऑफ इरिगेशन के थ्रू करते हैं। और ग्रीन हाउस में जितने भी पार्थेनोकार्पिक कुकुम्बर हैं वो ज़्यादा डिमांडिंग रहती हैं न्यूट्रिशन को लेके, तो इस तरह के कुकुम्बर में फ्रिक्वेंट फर्टिगेशन करना ज़रूरी है। जैसे कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, जिसमें कि आप पॉलीफीड का यूज़ कर सकते हैं 19-19-19 का अलॉन्ग विद इरिगेशन वाटर। और फर्टिगेशन की ज़्यादा डिमांड कब है वो डिपेंड करता है प्रोडक्शन पीक, फ्रूट प्रोडक्शन पीरियड पे। तो अकॉर्डिंगली आप बाय वीक और या फिर आप कह सकते हैं 7 to 8 डेज़ के इंटरवल में फर्टिगेशन करेंगे। और कुकुम्बर में एक इम्पॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट है वो है कैल्शियम। कैल्शियम और नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी प्लांट में ना हो, इसके लिए सप्लीमेंट कैल्शियम को दिया जाता है अलॉन्ग विद कैल्शियम सल्फेट, या फिर किसी अनदर फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता है जो कि इसकी क्वालिटी और यील्ड को मेंटेन कर सके। देन फ्रूट डेवलपमेंट। अब सारा का सारा प्रोसीजर आपने देखा कि कैसे हमने कुकुम्बर में ट्रेनिंग, प्रूनिंग, स्टेकिंग की और उसके बाद फ्रूट लोड को कैसे इम्प्रूव किया। तो फ्रूट डेवलपमेंट कब होगी? तो जब आपको पहला फ्लावर देखने को मिले, यानी कि पहला फूल देखने को मिले, उसके लगभग 6 से 14 दिनों के बाद आपको फ्रूट देखने को मिलता है। और मैक्सिमम फ्रूट की लेंथ अगर आप कहें तो वो 14th डे पे आपको मिलेगी, यानी कि उस टाइम पे फ्रूट का जो साइज़ रहेगा, डायमीटर रहेगा, वो अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड रहेगा। तो इस तरह के कुकुम्बर को हार्वेस्ट करना ही सूटेबल है। देन हार्वेस्टिंग।
कब कुकुम्बर की हार्वेस्टिंग की जाए? अगर हम गायनोशियस कुकुम्बर्स की बात करें तो लगभग 30 से 40 दिनों बाद आप इजीली उनको ट्रांसप्लांट करने के बाद हार्वेस्ट कर सकते हैं। देन जो साइज़ है या शेप है वो सिलेंड्रिकल और अट्रैक्टिव शेप होनी चाहिए, और लगभग 10 से 14 दिनों के फूल खिलने के बाद हम इस तरह की वैरायटीज़ में फ्रूट्स को देख सकते हैं। तो फ्रूट की जो पिकिंग है वो एक हफ्ते में आप 3 बार कुकुम्बर की पिकिंग ले सकते हैं। तो इट मीन्स कि आप 1000 मीटर स्क्वायर एरिया से 40 to 45 क्विंटल कुकुम्बर को हार्वेस्ट कर सकते हैं 3 महीने की क्रॉप में। सो टू हार्वेस्ट कुकुम्बर आपको उनको पुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप पुल करेंगे तो आपकी जो वाइन है वो उससे टहनी से बिल्कुल ही अलग हो जाएगी, और जिसकी वजह से जो वाइन है वो ब्रुटल हो जाएगी और वहाँ पे चांसेस रहेंगे डिजीज़ के आने के। देन दीज आर द कुकुम्बर हार्वेस्टिंग। कुकुम्बर में अगर आपको हार्वेस्ट करना है तो इस स्टेज पे आपको हार्वेस्ट करना पड़ेगा जब आपकी जो ओवरी है या रिसेप्टेकल है वो येलो नहीं हुआ है। Then this is the grading of cucumber fruit according to the shape, size, color and according to the length, diameter. देन कुकुम्बर में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं पॉली हाउस के अंदर? सबसे पहले कुकुम्बर बीटल। कुकुम्बर बीटल जो है इसे कंट्रोल करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वायरस क्रिएट कर सकता है, तो इसके लिए हम सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं। देन अनदर इम्पॉर्टेंट डिजीज़ आती है डाउनी मिल्ड्यू। तो डाउनी मिल्ड्यू के जो सिम्टम है वो आपको पत्तों के ऊपर देखने को मिलेंगे, जिसमें एंगुलर लीफ स्पॉट, एंगुलर स्पॉटिंग मिलेगी, और ये एंगुलर स्पॉटिंग जो है एक रेगुलर पैटर्न में नहीं रहेगी, और उस स्पॉटिंग के अंदर आपको कुछ डाउनी सी ग्रोथ जो कि पर्पल कलर की ग्रोथ है वो भी देखने को मिलेगी। तो आप नेक्ड आई से उस ग्रोथ को देख सकते हैं। होगा क्या कि जब डाउनी मिल्ड्यू ज़्यादा प्रोलिफरेट करेगी, इस तरह के नेक्रोटिक एरियाज, लीजन्स बनेंगे लीफ के ऊपर, तो प्लांट्स जो है विल्ट कर जाएगा, यानी कि प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाएगी और स्टंटिंग हो जाएगी। तो कैसे डाउनी मिल्ड्यू को कंट्रोल किया जाए? मैनकोजेब यूज़ कर सकते हैं, रिडोमोइल अलॉन्ग विद दिस कंसंट्रेशन जो कि यहाँ पे मैंने बताई हैं, या फिर ह्यूमिडिटी जो कि पॉली हाउस के अंदर की ह्यूमिडिटी है उसे ज़्यादा होने ना दें ड्यूरिंग द रेनी और ऑटम सीजन्स। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ डाउनी मिल्ड्यू ऑन द लीव्स, ऑन द अबव सरफेस ऑफ द लीव्स। देन पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू जो है जब आपका पुअर एरिएशन रहेगी फ्रूट्स के या फिर आपका प्रॉपर प्लांटिंग डिस्टेंस नहीं होगा, तो पाउडरी मिल्ड्यू ज़्यादा देखने को मिलेगी। और जो टेम्परेचर है पाउडरी मिल्ड्यू की डेवलपमेंट के लिए वो 20 से 25 डिग्री है, यानी कि इस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए आप प्रॉपर प्लांट्स में जो है एरिएशन को क्रिएट करें, या एरेटर्स भी कुछ हाईटेक कुकुम्बर ग्रोअर्स में के पास पाए जाते हैं जो इन एरेटर का यूज़ करके एक एरेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं ग्रीन हाउस के अंदर। तो डिजीज़ रेजिस्टेंस वैरायटीज़ को लगाना इम्पॉर्टेंट है अगर आपको पॉली हाउस में पाउडरी मिल्ड्यू को रोकना है। एंड आप क्रॉप को स्प्रे कर सकते हैं डाइनोकैप या ट्राईएडी मैफोन के साथ। देन दीज आर द सिम्टम ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू। एक फ्लफी सी ग्रोथ आपको पाउडरी पैचेस की देखने को मिलेगी, और द ग्रोथ में बी ऑन द लोअर साइड और अपर सरफेस ऑफ द लीफ। एंथ्राकनोज। एंथ्राकनोज में आपको कुकुम्बर के फ्रूट और लीव्स दोनों के ऊपर ही लेजन्स देखने को मिलेंगे, और ये लेजन्स कैसे होंगे? वाटर सोक्ड लेजन्स होंगे। इस तरह के एरियाज जो कि कुकुम्बर के प्लांट में लीव्स के ऊपर देखने को पाए जाएंगे। तो ये डिजीज़ कब डेवलप होती है? लगभग 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच। तो इसके लिए हमें सीड की ट्रीटमेंट करना इंपॉर्टेंट रहता है, या फिर आप क्रॉप को स्प्रे भी कर सकते हैं 15 डेज़ के इंटरवल के साथ अलॉन्ग विद हेक्साकार्प। देन वाइट फ्लाई। अनदर इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट जो है जो कि वायरस को प्रोलिफरेट करता है, और ये ज़्यादातर नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस जिन्हें कि हम लो कॉस्ट पॉली हाउस भी कहते हैं वहाँ पर देखने को पाया जाता है। तो सैप को सक करने में ये मदद करेगा और फोटोसिंथेसिस को भी कम करेगा, तो यानी कि प्लांट की जो ग्रोथ है उसे ओवरऑल रिड्यूस करेगा। तो इसके लिए हम इमिडाक्लोप्रिड या फिर न्यूवॉन का यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ वाइट फ्लाई।
देन माइट्स जो है वो प्लांट की लीव्स के नीचे वाले हिस्से पे सरवाइव करेंगे और बेयर आई से इनको देखना थोड़ा मुश्किल है, बट सिंस दीज माइट्स जो हैं ये एक तरह का वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये ट्रू इंसेक्ट्स नहीं रहते क्योंकि इनमें 8 लेग्स पाई जाती हैं और मोस्टली जो इंसेक्ट्स हैं उनमें 6 लेग्स पाई जाती हैं। तो माइट्स जो हैं, माइट्स आल्सो एक फेवरेबल टेम्परेचर यानी कि हाई टेम्परेचर पे ही प्रोलिफरेट करते हैं, या फिर हम ग्रीन हाउस के अंदर स्प्रिंकलर इरिगेशन कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ ड्रिप इरिगेशन, तब भी माइट्स की प्रॉब्लम देखने को पाई जाती है। तो माइट्स को रोकने के लिए डाइकोफोल और मैलाथियन का यूज़ किया जाना चाहिए अलॉन्ग विद दिस कंसंट्रेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कुकुम्बर ग्रोअर्स के लिए, क्योंकि ये इंसेक्ट जो है एक रेजिटिंग लाइक सिम्टम देगा और बहुत कम ग्रोअर्स रहेंगे जो इसके पत्तों के नीचे देखेंगे तो वो सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, बट माइट्स की जो प्रेजेंस है वो बहुत ही कम देखने को पाई जाती है। सो माइट्स की क्लोजर व्यू है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देन रूट नॉट निमाटोड जो कि जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है मिलाइटोगेना स्पीशीज़, तो ये निमाटोड जो है गॉल्स की फॉर्मेशन करेगा आपकी जो रूट्स रहती हैं और जिसकी वजह से विल्टिंग हो जाएगी। विल्टिंग की वजह से स्टंटेड ग्रोथ पौधों की पाई जाती है और स्पेसिफिकली ये डिजीज़ ये निमाटोड्स जो है ये आपके प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स में ज़्यादा देखने को पाया जाता है। तो इसके लिए आपको क्रॉप की रोटेशन करना इम्पॉर्टेंट है, या फिर आप क्रॉप को लगाने से पहले स्टरलाइज कीजिए सॉइल को मीडिया, एक प्रॉपर मीडिया के साथ, या फिर कार्बोफ्यूरॉन के साथ भी ड्रेंचिंग कर सकते हैं आप निमाटोड्स की प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए। देन दीज आर द सिम्टम्स ऑफ रूट नॉट निमाटोड। देन एफिड्स जो हैं वो फ्लोएम टिश्यूज़ के ऊपर फीड करते हैं, यानी कि ऐसे टिश्यूज़ जहाँ पर फोटोसिंथेट्स पाए जाते हैं। तो उस फोटोसिंथेट्स को ये सक करेंगे, उसकी सैप को सक करेंगे और कंसिक्वेंटली प्लांट के विगर को कम करेंगे। तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को कम करने का मेजर रीज़न है कि एफिड्स जो है एक सूटी मोड यानी कि हनी ड्यू सिक्रेशंस को रिलीज़ करेंगे पत्तों के ऊपर, और जो एक वेक्टर का काम करेगा, एफिड जो है एक वेक्टर का काम करेगा डिजीज़ को, अनदर डिजीज़ के लिए। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि सैनिटेशन, क्रॉप की प्रॉपर सैनिटेशन की जाए और पॉली हाउस के अंदर और जो डोर है उसे बिल्कुल क्लोज करके रखा जाए, और डबल डोर एंट्री जो है प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर होना इम्पॉर्टेंट है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कल्टिवेशन ऑफ कुकुम्बर इनसाइड द प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर। थैंक यू एवरीवन।